हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब मस्त हो। बेटा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर। जैसा कि बेटा हम लोग पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, 3 लेक्चर रोटेशनल मोशन का आपके पास ऑलरेडी जा चुका है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सब का डिटेल स्टडी कराए थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एक्चुअली मैं एक बात आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, जैसा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है बेटा, ये बहुत ही धांसू चैप्टर है, खतरनाक। अगर आप IIT मेडिकल के स्टूडेंट होते तो दिस इज द चैप्टर ऑफ बाप, समझ गए, एकदम बाप है बेटा, सारे चैप्टर्स का बाप है ये IIT मेडिकल के बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ा डीप स्टडी होता है इसमें। लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, सबका कॉन्सेप्ट लगता है। बट चूंकि हम लोग अप्लाइड फिजिक्स वाले बंदे हैं, अपने को शॉर्टकट में निकलना रहता है, तो 4 लेक्चर में ये आपका चैप्टर एंड हो रहा है। ये लास्ट लेक्चर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके हम आपको बताएं। बट फिर भी अगर सिलेबस से बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाते हैं तब भी आप लोगों के लिए बेटर नहीं है, बिकॉज हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अगर आप इसका डिटेल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, IIT मेडिकल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा खूबसूरत सा चैनल ओरिजिन फिजिक्स पे इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल होगा। IIT मेडिकल वाले बच्चों के लिए आप उसमें जाकर रोटेशनल मोशन नामक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बट अपने सिलेबस के लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 के लिए एनफ है, ठीक है। चलो, पहला जो टॉपिक आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन। बोलो, कोई कोई बच्चा गाइरेशन बोलेगा, चलेगा, हम लोग बिहारी है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच सा माप है हम लोग का। रेडियस ऑफ जाइरेशन, GYRATION, इसको हम लोग K से डिनोट करेंगे। और ये है क्या, समझिए। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। वीडियो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही आपको सेंटर ऑफ मास का डिटेल स्टडी कराए थे। बच्चा मेरा, सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी के लिए उस पॉइंट को बोलते हैं जहां ये मान लिया जाता है कि उसका पूरा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। मीन्स द पॉइंट एट विच the entire mass of a body is supposed to be concentrated is called center of mass, ठीक है। center of mass का इसमें इस्तेमाल होगा। क्या होता है, डेफिनेशन ये सब लिख दूंगा मैं, पहले आप थोड़ा समझो। जैसे मान लो बच्चा ये मेरा कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी में ये लाइन जो हम बनाए हैं, ये लाइन है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ओके जी, रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा। अब यहाँ पे समझिए, एक पॉइंट हम बना रहे हैं, ये पॉइंट कंसीडर करो कि ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास, और इसी पॉइंट पे इसका इंटायर मास कंसंट्रेटेड है, जमा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है ना। यही है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब यहां से अगर मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाओगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे I बराबर m, और यहाँ पे देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग माने हैं वो k माने हैं, तो ये हो जाएगा mk²। यहाँ से अगर आप k² का वैल्यू निकालेंगे तो k² बराबर हो जाएगा I/m। अगर आप सिर्फ k का वैल्यू निकालें तो दिस k इज इक्वल टू √I/m। तो यहाँ से भी आप लोग मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन का एक डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। पहला डेफिनेशन हम क्या बोले, किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। और एक डेफिनेशन आपको यहां से मिलेगा, मींस 2 डेफिनेशन आपको लिख लेना है।
लिख देते हैं हम। पहला डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन of a rigid body, of a rigid body called as radius of gyration, called as radius of gyration। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग radius of gyration। ठीक है बच्चा। दूसरा डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान से देखो कैसे बोलेंगे। It is defined as the square root of moment of inertia, a square root of moment of inertia to the mass of object, ratio of a square root of moment of inertia to the mass of object या rigid body। It may also be defined as, it may also be defined as the square root of ratio of mass moment of inertia, ratio of moment of inertia, MOI मतलब moment of inertia, to the mass of rigid body, to the mass of rigid body। ये दो टाइप से बेटा आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। इसको आप राइट करो, फिर आगे समझाते हैं अगला टॉपिक। आई होप आप लोग राइट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अपना अभी का टॉपिक है, हेडिंग डाल दिया जाए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, टाउ से डिनोट करते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन अपने को एस्टैब्लिश करना है, समझना है क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो एक शॉर्टकट अभी पिछले वाले लेक्चर में हम आपको समझाया थे। लीनियर मोशन में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। पक्का बात बेटा, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क करता है। जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, एंगुलर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मीन आई करता है। ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एक्चुअली में यही रिलेशन होता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। ठीक है, अब इसी को थोड़ा कहानी बना के, थोड़ा घुमा फिरा के हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा फिगर बना के डिराइव करके, यही मैसेज हम आपको फिलहाल देने वाले हैं। लेकिन गुरु मंत्र माइंड में क्या रखना है, लीनियर मोशन में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन में टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यही रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यही रिलेशन हम आपको एस्टैब्लिश करके देने वाले हैं। आप आराम से बस टॉपिक को समझिए। बच्चा मेरा कंसीडर कर लो कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है जी, ये हम मान लिया बेटा, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी में हमने बना लिया एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कंप्लीट जो रिजिड बॉडी है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा है आपका क्या, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन,
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से ये रिजिड बॉडी मूव कर रहा है। तो बेटा रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सारा पार्टिकल अपने अपने एक्सिस पे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। कुछ पार्टिकल मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। जैसे आप कंसीडर कर लो कि यहाँ पे पार्टिकल है आपका, इसका मास है m1 और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है। तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इसका जो रेडियस होगा ये r1 होगा, ठीक है। इस रेडियस पे ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं a1 है। इसी तरह से इसमें बहुत सारा पार्टिकल है। कंसीडर कर लो एक दूसरा पार्टिकल हम मान लेते हैं m2। ये एक पार्टिकल है यहाँ पे m2 बेटा, ठीक है। इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। जब ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन में मूव करेगा तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इसका अपना जो लीनियर एक्सेलरेशन है उस लीनियर एक्सेलरेशन को हम मान रहे हैं a2। तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन पता है। क्या रिलेशन होता है भैया? तो रिलेशन होता है a मतलब लीनियर एक्सेलरेशन बराबर r इंटू अल्फा। इसी तरह से बेटा अगर आप a1 की बात करें तो a1 बराबर हो जाएगा r1 इंटू अल्फा। अगर आप a2 का बात करें तो a2 बराबर हो जाएगा r2 इंटू अल्फा एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप an की बात करें तो ये हो जाएगा rn इंटू अल्फा, क्योंकि सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। सबका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए धीमे धीमे करके समझ में आएगा। तुम लोग को हम टॉर्क के बारे में आई मीन मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में अभी समझाए थे। तो सिंस जब कंप्लीट रिजिड बॉडी की बात की जाएगी, सारे पार्टिकल की बात की जाएगी, तो टोटल टॉर्क सारे रिजिड बॉडी में जितने पार्टिकल हैं सबके टॉर्क के सम के बराबर होगा। इसका मतलब कि टोटल टॉर्क टाउ बराबर आप लिखोगे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन अप टू टाउ n। टाउ मतलब टॉर्क आई मीन मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिजिड बॉडी टाउ, ठीक है। टाउ 1 मतलब पहला पार्टिकल का, दूसरा पार्टिकल का, इसमें n पार्टिकल है। सारे पार्टिकल का टॉर्क हम जोड़ दिए तो अपने को रिजिड बॉडी का टॉर्क मिल गया। एंड टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला पे फोर्स लग गया आपका F1, पहले पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1। इसी तरह से F2 R2 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा? Fn Rn तक जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या होता है बच्चा? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F1 बराबर m1 इंटू a1, ठीक है, एक्सेलरेशन और r1 लिखा हुआ है। F2 बराबर m2 इंटू a2, बाहर में आपका r2 लिखा हुआ है। इसी तरह से बेटा Fn बराबर क्या लिखेंगे आप? mn इंटू rn, mn इंटू, समझना है इसको। इसी तरह से आप Fn बराबर क्या लिखेंगे? mn इंटू an इंटू rn। F बराबर ma, rn बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा आगे समझिए। तो देयरफॉर टाउ बराबर, ये देखो m1 r1 हम एक साथ लिख रहे हैं और इस a1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? ये जो आपका a1 है, a1 की जगह पे r1 इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं। तो a1 की जगह पे r1 इंटू अल्फा प्लस, ये देखिए आपका m2 a2 r2 है, तो m2 और r2 को हम एक साथ लिख दिए। a2 की जगह पे क्या लिखे बोलो? a2 की जगह पे लिखेंगे r2 इंटू अल्फा एंड इसी तरह से सो ऑन। mn rn हम एक साथ लिख दे रहे हैं, mn rn हम एक साथ लिख दे रहे हैं, mn rn, ठीक है बच्चा। और an की जगह पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल इसी सिमिलर तरीके में। तो an की जगह पे हम लिखेंगे rn इंटू अल्फा। अब देखो कि सब में अल्फा कॉमन है तो आप अल्फा कॉमन ले लीजिए। जब सब में आप अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचा? ध्यान से देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचा? m2 r2
हुआ खूबसूरत सा टर्म है। ये क्या है? m1r1 स्क्वायर पहला पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2r2 स्क्वायर दूसरा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m3r3 स्क्वायर तीसरा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है ये कंप्लीट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम I से डिनोट कर देंगे। तो फाइनली जो अपना निकल के आया, देयरफॉर टॉर्क टाउ बराबर अल्फा इंटू आई या आई इंटू आप अल्फा बोल सकते हो। ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला माइंड में रखना है, डेरिवेशन भी आसान है, आप माइंड में रख सकते हैं। जल्दी से राइट कीजिए, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेटा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और उसके बाद है अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले आप एंगुलर मोमेंटम समझिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। हेडिंग लगा लिया जाए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बेटा हम लोग L से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, जल्दी से डेफिनेशन समझो। इट इज डिफाइंड as the product of linear momentum and perpendicular distance from axis of rotation, ओके। चलिए, डेफिनेशन हो गया। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे। बट बेटा आपको पता है लीनियर मोमेंटम के बारे में, P बराबर mv मास इनटू वेलोसिटी। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू mv इनटू r। ये फॉर्मूला ज्यादा फेमस है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv इनटू r। अच्छा, कुछ इसमें एक्टिविटी करके हम आपको एक और फॉर्मूला देंगे। सिंस आपको पता है कि v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा हम आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाए हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। अब अगर v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये टर्म क्या बनेगा, तो ये टर्म आपका बन जाएगा L इज इक्वल टू m की जगह पे m छोड़ देते हैं, ओके जी, v की जगह पे r इंटू ओमेगा, बाद में बेटा एक और r है, ठीक है। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू m हो गया r इंटू r स्क्वायर इंटू ओमेगा। m r स्क्वायर को तो तुम वैसे ही पहचानते हो जैसे आप मुझे पहचानते हो। m r स्क्वायर अभी क्लास में आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम I से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर L बराबर I इंटू अल्फा, ठीक है। यहां से भी आप एक डेफिनेशन बना सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहां से भी एक डेफिनेशन आप बना सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का। आप बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। चलो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, एंगुलर मोमेंटम may also be defined as the product of moment of inertia and angular velocity।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। आई होप टॉपिक इज क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जल्दी से आप इसको राइट करो, अगला टॉपिक समझाता हूं। ओके, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग को समझना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट योर हेडिंग? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके बेटा, देखो फिजिक्स का मतलब फील। जब तक फील नहीं तब तक फिजिक्स नहीं। और मैं कौन? फील कराने वाला। ठीक, तो बच्चा मेरा इस टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको फील देना चाहेंगे। आप याद करो अपना खूबसूरत क्लास जिसमें हम आपको पढ़ाए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने आपको बताया था F is equal to dp by dt. The rate of change of linear momentum with respect to time is equal to force. Okay बेटा, means F is equal to dp by dt. अब इसको ना तुम एकदम से एंगुलर मोशन में इंप्लीमेंट करो तो फोर्स का एंगुलर एनालॉगी कौन है? टॉर्क है भैया। तो टाउ बराबर डी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम बाई डी टी। दोनों जो ऊपर फॉर्मूला अभी लिखे हैं हम, ये दोनों एनालोगस है, मतलब एक दूसरे की तरह है। ऊपर वाला लीनियर मोशन में है, नीचे वाला एंगुलर मोशन में है। ओके बेटा, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होगा अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। दिस खूबसूरत लाइन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं। व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी रिजिड बॉडी इज 0, देन the angular momentum of rigid body remains constant. This is called conservation of angular momentum. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसका हम आपको फील दे दिए हैं। चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। क्योंकि आप लोग डेफिनेशन कमेंट करते हो, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे वीडियो डिसलाइक कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डिसलाइक करने का कोई मौका नहीं देंगे। बिल्कुल हम आपके लिए डेफिनेशन लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a rigid body, then its angular momentum remains constant. इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब जब तक किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। भाई प्रैक्टिकली समझो ना, वो आलू ले लो, आलू में पेन भूक दो, एकदम ध्यानचंद की तरह हाथ में पकड़ के ध्यान लगाओ, कुछ मत करो। क्या वो आलू अपने आप घूमेगा? कभी नहीं। उस आलू को घुमाने के लिए तुमको बाहुबली बनना पड़ेगा, तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाओगे उसमें लीनियर मोमेंटम पैदा होगा और वो मूव करने लगेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए आपको लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल टॉर्क, तभी वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अदरवाइज रोटेट नहीं कर रहा है। यही तो स्टेटमेंट है बेटा, फील कर लो, बात खत्म है।
If no external torque acts on a rigid body, then its angular momentum remains constant. ठीक है जी, called as, पूरा बात लिख दे रहा हूं, called as conservation of angular momentum. इसी स्टेटमेंट को बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। चलिए आइए अब इसके डेफिनेशन राउंड से बाहर। अभी हम आपको क्या बताए, अभी मैंने आपको बताया टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, पक्का बात है। अब यहाँ पे समझो टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt है इफ टाउ मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा मेरा बच्चा, तब आप बोल सकते हो therefore dl by dt is equal to 0। अब गौर से सोचो, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जब जीरो होता है मतलब वो टर्म क्या होता है, वो टर्म होता है कांस्टेंट। dl by dt is equal to 0, therefore L is equal to constant। कोई समस्या वाला बात नहीं है, पक्का बात है, छापा जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे एक बात आपको कहनी पड़ रही है, क्योंकि कलेजा पढ़ना है आपको, कलेजा, लेकिन बस नाम जानना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दो थ्योरम आपको पढ़ना है। बट आपके सिलेबस में एक छोटा ब्रैकेट बनाया है और उसमें लिखा है ओनली ए स्टेटमेंट। तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। अगर इसका आप जबरदस्त एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे IIT मेडिकल के बच्चों के लिए ये वीडियो अपलोडेड है, वहां से जाके आप डीप में जाके पढ़ाई कर सकते हो। बट अपने पॉलिटेक्निक के सिलेबस के लिए बस हम आपको बताने वाले हैं इसका स्टेटमेंट। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक ही बात है, पैरेलल एक्सिस, दो एक्सिस होगा तो प्लूरल लिखना होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलो थोड़ा फील करो, डेफिनेशन तो ऐसे ही लिखते हैं। ये मान ले मेरा बच्चा कोई रिजिड बॉडी है, ओके बेटा। जब ये एक रिजिड बॉडी है तो इसके पास अपना मास है और इसके पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये मान लिया जाएगा कि इसका पूरा मास वहां जमा है, कंसंट्रेटेड है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो कंसीडर कर लीजिए ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक एक्सिस बना रहे हैं हम, ये एक्सिस ये इसके सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है। ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करेंगे ICOM। ICOM का मतलब इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, अब इसके पैरेलल में बच्चा हम एक एक्सिस बनाएंगे। ये आप एक एक्सिस मान लो, बिल्कुल उसका पैरेलल है और इसका नाम हम दे रहे हैं AB। इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। ठीक है, तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा वो होगा IAB, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB बराबर ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MA स्क्वायर। M है इसका इंटायर मास, M मतलब रिजिड बॉडी का टोटल मास। ठीक है, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे?
तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB parallel to axis passing through कहाँ, passing through center of mass is equal to the sum of moment of inertia about center of mass and product of mass and perpendicular distance between both axes। ठीक है, एकदम स्टेटमेंट को पढ़िए और ऊपर लिखे हुए इक्वेशन पे फोकस कीजिए। स्टेटमेंट में बोला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB एक एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हाँ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझिए, एकदम एक एक लाइन समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB पैरेलल टू, वो AB किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance and square of perpendicular distance between both axes। ठीक है, फिगर माइंड में रखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पार कर रहा है, ये एक्सिस पास कहाँ से कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से कर रहा है, और AB उसके पैरेलल है। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ma स्क्वायर। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस स्टेटमेंट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट इट फास्ट। ओके, नेक्स्ट जो अपने को समझना है बच्चा लोग, वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले समझते हैं, फिर उसका स्टेटमेंट हम आपको लिखवा देंगे। कंसीडर करो बच्चा लोग, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये मान लो एक रिजिड बॉडी है इस तरह का, ये रिजिड बॉडी रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक माइंड में रखने वाला ये सब गुरु मंत्र दे रहे हैं, अगबकाना नहीं है, एकदम स्टेप स्टेप में समझो। बहुत बच्चा इसमें ले मारेगा, लेकिन जो टिप्स दे रहे हैं उसी को फॉलो करना है। रिजिड बॉडी कहाँ रखा हुआ है, तो केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा बेटा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस। अब परपेंडिकुलर तो इस तरह से होगा, बिल्कुल ये मार्कर इस पे परपेंडिकुलर होगा, बट बच्चा मेरा परपेंडिकुलर तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर दिया है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस प्लेन में रिजिड बॉडी रखा रहता है उसके दोनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। ओके, मींस IZ बराबर, परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है बेटा, IZ है, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर IZ बराबर
बराबर IZ बराबर IX प्लस IY, यही है बच्चा मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body, of a rigid body along perpendicular axis is equal to the sum of moment of inertia of both axes in which plane the rigid body is kept, in which plane the rigid body is kept। जिस प्लेन में रिजिड बॉडी रखा रहेगा, प्लेन का मतलब कि वो दो एक्सिस बनाएगा, यहाँ देखिए एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर कौन हुआ, जेड, तो z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया Ix प्लस Iy के बराबर। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन विद फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला आपको जानना है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड स्फीयर। बस फॉर्मूला जानना है, अभी मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, वो आप लोग रिमेंबर कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। इसको आप जल्दी से राइट करोगे। बच्चा लोग अब कुछ फॉर्मूला आपको समझना है। यहाँ पे एक टेबल हम ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं, इसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, कुछ रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चार फॉर्मूला यहाँ पे हम आपके लिए लिखे हैं, बहुत सारे बुक्स में ये पूरा NCERT 11th में भी दिया हुआ है, या आपके भी पॉलिटेक्निक वाला फाउंडेशन का जो बुक है उसमें भी ये टेबल दिया हुआ है, आप वहां से भी देख के कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी लिए हैं यूनिफॉर्म रॉड और उसका एक्सिस है परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये देखिए एक्सिस है उसका लेंथ के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पार कर रहा है। ऐसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर ml²/12, जहां पे m रॉड का मास है और l इसका लेंथ है, ml²/12, ठीक है। दूसरा है आपका रिंग, रिंग का जो एक्सिस है वो हम लिए हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। ये हमारा रिंग है, बिल्कुल ऐसा आप एक रिंग समझो और बिल्कुल सेंटर से ये लाइन जा रहा है, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है। तीसरा है बेटा डिस्क, डिस्क के लिए सेम है आपका एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। डिस्क मतलब आपको समझ में आता है बिल्कुल हर जगह पे मास होगा, जैसे आपका जो प्लेट होता है जिसमें आप खाना खाते हो, CD प्लेयर जो होता है, CD कैसेट नॉट प्लेयर, वो आपका डिस्क होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। एक और फॉर्मूला है आपके लिए सॉलिड स्फीयर का, एक्सिस है इसका डायमीटर, डायमीटर के अक्रॉस, ये देखिए हम एक सॉलिड स्फीयर बनाए हैं, पूरा अंदर तक इसमें मास भरा हुआ है। सॉलिड स्फीयर का ये डायमीटर है, डायमीटर के अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। इस चैप्टर में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा इतना ही डिस्कस करना था। अगर इस तरह का फॉर्मूला आपको और चाहिए, आपके पास बुक नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8809987311 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा हम आपको लिस्ट सेंड कर देंगे, आप याद कर लीजिए अपने भविष्य के लिए, अपने फिजिक्स के लिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू with me, bye, take care।